नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए विज्ञान विषय के छठवें प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसके पहले मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका हूं, जिसमें 30-30 प्रश्नों के माध्यम से आपको 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके हैं और आज 30 और नए प्रश्नों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मैथ के भी मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं। सोशल साइंस के 3 प्रैक्टिस सेट आपके सॉल्व हो चुके हैं। इस सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हैं। एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आपके तमाम वीडियो पड़े हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अपमार्जक कठोर जल में कैसे काम करते हैं। अपमार्जक के अणु कठोर जल में घुल जाते हैं और सफाई करते हैं। अपमार्जक के अणु कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। अपमार्जक के अणु कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके अघुलनशील अपक्षेप बनाते हैं। अगला है, अपमार्जक के अणु कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके घुलनशील लवण बनाते हैं। तो इसका आंसर आपका डी वाला होगा कि ये प्रतिक्रिया करके घुलनशील लवण बनाते हैं, जिससे कठोर जल में अपमार्जक आपके काम करते रहते हैं। यहाँ पर नीचे अगर आप देखें, अपमार्जक जिसे डिटर्जेंट भी कहा जाता है, कठोर जल में सफाई का काम कर सकते हैं, क्योंकि वे कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील लवण बनाते हैं, जिससे झाग बनता है और सफाई प्रक्रिया प्रभावी होती है। साबुन के विपरीत अपमार्जक कठोर जल में अघुलनशील लवण बनाते हैं, जो उन्हें कठोर जल में भी प्रभावी बनाता है। तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों का डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो कौन सा टीका बच्चों को दिया जाता है जिसमें आपका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए बचाव होता है। डीपीटी टीका, बीसीजी टीका, टीएबी टीका या फिर एचआईवी टीका। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका डीपीटी, पहला वाला इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको ध्यान रखनी है, जिन पर क्वेश्चन आगे एग्जाम में आपको बन सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें, डीपीटी टीका एक संयुक्त टीकाकरण शॉट है जो बच्चों को 3 गंभीर संक्रामक रोगों डिप्थीरिया, कुकर खांसी जिसको काली खांसी भी कहा जाता है और टिटनेस से बचाता है। यहाँ पर ये टीका आपको तीनों संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। डिप्थीरिया एक जीवाणु संक्रमण है जो गले और नाक के श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। कुकर खांसी, जिसे आमतौर पर काली खांसी कहा जाता है, एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन रोग है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछ लेते हैं कि काली खांसी किसे कहा जाता है या फिर कुकर खांसी किसे कहा जाता है। तो ये दोनों का एक ही नाम होता है आपका। अगला यहाँ पर पॉइंट आप देखें, टिटनेस जिसे लॉकजॉ भी कहते हैं। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, लॉकजॉ किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। तो ये टिटनेस को कहते हैं। यह एक गंभीर बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया का नाम आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यह एक जीवाणु संक्रमण है जो मांसपेशियों में ऐंठन की विशेषता है। इसके अलावा जो आपके बाकी के टीके हैं, इनकी क्या विशेषता है। अगर हम बात करें बीसीजी टीका की, तो बीसीजी का अर्थ क्या होता है, बैसिलस कैलमेट ग्वेरेन, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। यह मुख्य रूप से तपेदिक जो आपकी टीबी होती है के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। बीसीजी टीका किसके लिए लगाया जाता है आपका, टीबी के लिए, तपेदिक के लिए। टीएबी टीका की अगर हम बात करें, तो टीएबी टीका का उपयोग टाइफाइड और पैराटाइफाइड ज्वर, जिसे आंत ज्वर भी कहते हैं, तो पैराटाइफाइड ज्वर आपका क्या है, आंत ज्वर है, के खिलाफ टीकाकरण के लिए किया जाता है। इसमें साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी मारे गए बैक्टीरिया होते हैं। अगला टीका है आपका एचआईवी टीका। एचआईवी का अर्थ क्या होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। यह टीका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमणों को रोकता है, जिसमें मेनिंजाइटिस, निमोनिया और एपिग्लोटाइटिस आपके शामिल होती हैं। तो इनके लिए एचआईवी आपका टीका लगाया जाता है। टीएबी टीका, बीसीजी टीका के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल चुकी है। तो इन सभी टीकों पर भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन पूछा जाए, उसके जो यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन है उससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो इनको भी आप ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर पहले तो हम बात करें कार्य की, तो कार्य आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो आपका बल है, बल इनटू दूरी। फोर्स आपका कितना है, 50 न्यूटन है, और यहाँ पर दूरी कितनी मीटर है, 10 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 500 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, जूल, 500 जूल। क्लियर है।
क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर आपके 1 जूल के बराबर होता है, तो 500 जूल इसे आप लिख सकते हैं। तो ए वाला आपका आंसर होगा। अगर आप यहाँ देखें, कार्य बराबर होता आपके बल इंटू दूरी के 500 न्यूटन इंटू 10 मीटर, तो 500 जूल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर 1 जूल के बराबर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया क्या है? यह एक ऐसा रोग है जिसमें अतिरिक्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। यह एक ऐसा रोग है जिसमें सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कैंसर बन जाती हैं और रक्त में आरबीसी को समाप्त करती हैं। यह एक ऐसा रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। यह एक रोग है जो विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीमोफीलिया आपका क्या होता है? इसका सी वाला आंसर है। यह एक ऐसा रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगर आप यहाँ देखें, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन आपका ऐसा बन जाता है कि इनमें से कौन सी आनुवांशिक बीमारी है, उसमें अगर आपको हीमोफीलिया मिलेगा तो ये आपकी आनुवांशिक बीमारी है। यह रोग रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। एक सामान्य व्यक्ति में चोट लगने पर औसतन 2 से 7 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। हीमोफीलिया के रोगियों को चोट पर काफ़ी समय लगता है, आधे घंटे से 24 घंटे तक थक्का नहीं जमता। तो जिनमें हीमोफीलिया होता है उनका खून नहीं जमने लगता है, जिसके चलते लगातार उनका ब्लड बहता है और इससे आगे उनको समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन जिनको हीमोफीलिया नहीं है उनका 2 से 7 मिनट में थक्का जम जाता है। आगे आप देखें, इसलिए इसे रक्त स्त्रावण रोग भी कहते हैं। तो रक्त स्त्रावण रोग आपका क्या कहलाता है? हीमोफीलिया। यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां बनी होती हैं। तो भित्तियां किस चीज़ से बनी होती है जो पादप कोशिकाएं हैं? ग्लूकोज, साइटोसोल, सेल्यूलोज या फिर कोशिका द्रव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपकी सेल्यूलोज की बनी होती हैं। अगर आप यहाँ देखें, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये कई बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो ये आपकी कोशिका होती है, जिसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप और जंतुओं की कोशिकाओं की संरचना अलग अलग होती है, जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, जो आपकी कोशिका भित्ति है ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है और ये आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार और आकृति को बनाए रखने में सहायक है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे, इन पर भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार के इसी लेवल के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को आप चेक करना चाहते हैं, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन पर वर्ग 3 चयन परीक्षा की लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च कर दी है। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपके 8 फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पर जो आपकी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कराए जा रहे हैं, जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं, इनको भी मैं टेस्ट सीरीज के साथ आपको फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसी में आपको ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। इसी लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर भी आपके शामिल किए गए हैं और ऐसे ही सॉल्यूशन वहाँ पर मिलेंगे, जिससे और अच्छे तरीके से आप तैयारी को बेहतर कर पाएँ। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक पादप समूह जिसमें पौधों में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसा पादप समूह कौन सा है जिसके पौधे में जड़, तना और पत्ती तीनों नहीं होती हैं? कैप्सूल, थैलस, राइजोइट या फिर ब्रायोफाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनको थैलस कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें, एक पादप समूह जिसमें पौधों में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं, उसे थैलस कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जिसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए खाली स्थान के रूप में टूट जाते हैं। तो ये किस रूप में टूटते हैं आपके? NaCl, PTA या फिर ATP। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये आपके ATP के रूप में टूट जाते हैं। आगे यहाँ पर आप तमाम जानकारी डिटेल में देख सकते हैं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ATP के रूप में टूट जाते हैं। ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, क्योंकि यह दूसरे और तीसरे फास्फेट समूहों के बीच बंधन में आसानी से रिलीज करने के योग्य ऊर्जा प्रदान करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस, जिब्रेलिन या फिर एब्सिसिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साइटोकाइनेंस। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देने वाले मुख्य पादप हार्मोन कौन है आपके? साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और विभेदीकरण को उत्तेजित करते हैं, जो पौधों के विकास और विकास के लिए आवश्यक हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है किण्वन की प्रक्रिया में होता है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या फिर ईस्ट। तो किण्वन की प्रक्रिया में क्या होता है आपका, इसमें ईस्ट होता है। यहाँ पर आगे नीचे आप तमाम जानकारी देख सकते हैं। किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें शर्करा के घोल में से शर्करा को कार्बनिक पदार्थों जैसे एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, एसिडिक अम्ल इत्यादि में अपघटित कर दिया जाता है। एल्कोहलिक किण्वन में ईस्ट का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है चेचक किस वायरस के कारण होता है, वेरिसेला, वेस्ट नाइल, हर्पस सिम्प्लेक्स या फिर राइनो वायरस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वेरिसेला। यहाँ पर नीचे आप देखें चेचक एक विषाणु जनित रोग है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये विषाणु जनित रोग है आपका चेचक, यह वेरिसेला वायरस के कारण होता है। इसमें तेज बुखार, पीड़ा, जलन, बेचैनी तथा संपूर्ण शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। इसका संचरण सीधे वायु द्वारा, छींक द्वारा अथवा खांसी द्वारा होता है। तो इन सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे, ये आपका विषाणु जनित रोग होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। तो कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है, दलपुंज, प्रांकुर, मूलांकुर या फिर बीज पत्र। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, मूलांकुर। आगे अगर आप देखें पादप अक्ष का अवरोही भाग जो नीचे मृदा की ओर और उसके अंदर वृद्धि करता है, मूल तंत्र या फिर जड़ कहलाता है। जब बीज अंकुरित होता है तब सबसे पहले अंग मूलांकुर निकलता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर वृद्धि करके प्राथमिक अथवा मूसला जड़ बनाता है, इससे पार्श्विक जड़ें निकलती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, द्रव्यमान, संवेग, वेग या फिर बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द्रव्यमान आपका अदिश राशि होती है। यहाँ पर अगर आप देखें द्रव्यमान एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। संवेग, बल और वेग सदिश राशियां हैं आपकी, इनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो इन पर भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है हमें ये बताना है, डायनामो ग्राहम बेल, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सी जोड़ी आपकी गलत है, पहली वाली। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायनामो की खोज ग्राहम बेल ने आपकी नहीं की थी। अब इनके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखें। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो ये आपका सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी, ये भी आपका सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, ये भी आपका सही है। लेकिन अगर हम बात करें ग्राहम बेल की, तो इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी, ना कि डायनामो की। डायनामो की खोज माइकल फैराडे ने की थी, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। इन पर भी क्वेश्चन आगे आपके बन जाते हैं। पेनिसिलिन पर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपका देखने मिला है, और चेचक के टीका पर, तो इन पर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताएं। सी और एफ के बीच होगी और अवतल दर्पण होगा, अनंत और उत्तल दर्पण होगा, अनंत और अवतल दर्पण होगा, वक्रता केंद्र पर और अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, अनंत और उत्तल दर्पण होगा। यहाँ पर अगर आप देखें यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा होता है तो वस्तु की स्थिति अनंत पर और दर्पण आपका उत्तल होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है, एक कुचालक में, एक उच्च प्रतिरोध में, एक अच्छे विद्युत रोधी में या फिर एक सुचालक में। तो यहाँ पर न्यूनतम की बात की जा रही है, तो ये आपकी एक सुचालक में होती है। यहाँ पर अगर आप देखें एक सुचालक में धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है, क्योंकि जो आपके सुचालक होते हैं ये आसानी से धारा को बहने देते हैं, उसका विरोध नहीं करते, तो इसमें न्यूनतम शक्ति होती है उसका विरोध करने की। ऐसे पदार्थ इसमें विद्युत धारा या फिर विद्युत आवेश आसानी से प्रभावित हो जाता है, वो सुचालक कहलाते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, निकल आदि। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। सबसे अच्छा सुचालक आपका कौन सा है, चांदी। तो इस पर भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गति, घर्षण, द्रव्यमान या फिर समय। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, किससे गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है आपकी, गति से। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, अगर आप देखें 1/2 mv², 1/2 mv² होता है। अब यहाँ पर जो आपका m है आपका द्रव्यमान है, तो किसी भी वस्तु को अगर आप चलाएंगे या फिर कुछ भी उसमें आप चेंज करते हैं तो द्रव्यमान उसका चेंज आपका नहीं हो सकता, उसके वेग को आप चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका जो वेग है इसमें आप परिवर्तन करेंगे तो इससे आपका क्या होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा आपकी चेंज हो जाती है।
क्योंकि द्रव्यमान m सदैव आपका स्थिर रहता है, अतः वस्तु की गति बढ़ाने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और घटाने पर क्या होगी, गतिज ऊर्जा आपकी कम हो जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रभावित होने वाले धारा पर क्या प्रभाव होगा। तो अगर आपका विभवांतर दोगुना कर दिया जाता है तो धारा आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, चारगुनी होगी, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, ये भी आपकी दोगुनी हो जाएगी। अब इसका कारण क्या है, अगर आप यहाँ देखें, ओम का नियम आपका क्या कहता है, किसी चालक में प्रभावित होने वाली धारा I उसके सिरों के बीच विभवांतर V के समानुपाती होती है, जबकि प्रतिरोध R स्थिर रहता है। तो V इक्वल टू आई आर आपने ओम नियम पढ़ा होगा। इसमें अगर आप V को दोगुना करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका I भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका I के। तो यहाँ पर अगर V को आप दोगुना करेंगे तो I भी आपका दोगुना हो जाएगा। R आपका कांस्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप और गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गै-लुसाक के नियमानुसार, ग्राहम के नियमानुसार, चार्ल के नियमानुसार, या फिर बॉयल के नियमानुसार। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, बॉयल के नियमानुसार। इनका नियम क्या है, बॉयल के नियमानुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र अधातु, अधातु की बात की जा रही है, कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो अधातु इसमें से कौन सी है आपकी जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाएगी, पारा, ब्रोमीन, गैलियम या फिर क्लोरीन। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ब्रोमीन आपकी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। लेकिन अधातु की जगह आपसे अगर धातु पूछा जाता कि धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो आंसर आप क्या करते, पारा। क्लियर है। अधातु की बात की जाएगी तो ब्रोमीन आंसर होगा, और धातु की बात की जाएगी तो पारा। इसको आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर दो अक्षर यहाँ पर होंगे आपके तो दो अक्षर वाला पारा आपका आंसर होगा, क्योंकि धातु में आपके दो अक्षर हैं, पारा में दो अक्षर हैं। अधातु में आपके तीन अक्षर हैं तो ब्रोमीन में भी आपके तीन अक्षर हैं। इस तरीके से भी इसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अधातु में आपका पारा आंसर होगा या फिर ब्रोमीन होगा, क्योंकि कमरे के तापमान पर दोनों आपके द्रव में बदल जाते हैं। तो धातु में पारा आंसर करेंगे और अधातु में आपको ब्रोमीन करना है। यहाँ पर अगर आप देखें, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। यह गहरे लाल रंग की होती है और इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका रासायनिक संकेत Br है। इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो द्रव्यमान संख्या आपकी क्या होगी। द्रव्यमान संख्या आपकी क्या होती है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिलाकर आपकी द्रव्यमान संख्या बनती है। तो प्रोटॉन आपके 11 हैं और न्यूट्रॉन आपके 12 हैं, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे आपके 23। तो 23 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अतः द्रव्यमान संख्या आपका क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, द्रव्यमान संख्या मिल जाएगी। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में आपको द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या देकर प्रोटॉन की संख्या पूछ सकते हैं, या फिर इन दोनों की संख्या देकर आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। पहला ऑप्शन है, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटे पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता। भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान रासायनिक गुण होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा इनमें से कौन सी नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका डी वाला, भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, परमाणु का डाल्टन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी रासायनिक या फिर भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। अतः विकल्प डी का कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करने से रोका जाता है। तो चालक तार की जो आप पीवीसी करते हैं इसके द्वारा किस चीज़ को रोका जाता है, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, रिसाव या फिर फ्यूजिंग। रिसाव को ड्रिपिंग भी कहते हैं। तो पीवीसी की कोटिंग से किसको रोका जाता है, शॉर्ट सर्किट से। अब यहाँ पर पीवीसी का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। ये विद्युत उदासीन होता है, इसलिए इसका प्रयोग तार की कोटिंग के लिए किया जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट से आपका बचाव होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं आप? नाइट्रोजन का। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। खाद्य पदार्थों के पैकेटों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक कम अभिक्रियाशील तत्व है। नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों के निर्माण में है। जहां अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? हाइड्रोजन का संयोजन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ऑक्सीजन का निष्कासन या फिर इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो अपचयन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर इसमें से गलत है, हमें ये आंसर करना है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागना। इसका यहाँ पर गलत है, क्योंकि अपचयन में ये नहीं होता है। अगर आप यहाँ देखें, अपचयन अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन का संयोजन होता है अथवा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रतिलोम है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ना कि त्यागा जाता है। इसलिए यहाँ पर डी वाला आपका गलत है और यही इसका आंसर होगा। तो गलत वाला यहाँ पर आपको चयन करना था, ना कि इसको त्यागना होता है। इसके विपरीत उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन ह्रास होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं? बुझा हुआ चूना बनाना, प्राकृतिक गैस का जलना या फिर श्वसन। तो यहाँ पर केवल एक आंसर होगा, केवल दो होगा। 1, 2, 3 सभी होंगे या फिर एक और दो होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ये सभी क्या है? आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आगे यहाँ पर आप देखें, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का या तो अवशोषण या फिर निष्कासन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, जैसे चूना पत्थर से बुझा हुआ चूना बनाना, प्राकृतिक गैस एलपीजी का जलना और श्वसन। ये आपकी क्या है? सारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथाइन, प्रोपेन, पेंटेन या फिर ब्यूटेन। तो यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात की जा रही है। तो इसमें से कौन सा होगा आपका? इथाइन आपका क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और बाकी सारे क्या हैं? आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, वे हाइड्रोकार्बन जो केवल एकल बंध सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके क्या हैं? जो एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं कि एकल बंध के द्वारा जुड़े हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मीथेन, एथेन है। वे हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध या फिर त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस पर भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एल्कीन, एल्कीन कौन से हैं आपके? जिसमें केवल द्विबंध होते हैं उन्हें एल्कीन कहते हैं। इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n। और यहाँ पर आपके दूसरे होते हैं एल्काइन। जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक त्रिबंध हो उसको क्या कहते हैं? एल्काइन कहा जाता है। इनका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। इस तरीके से होता है। उपरोक्त प्रश्न में ब्यूटेन, पेंटेन आदि ये आपके क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, जबकि इथाइन आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या है तो कहाँ से कहाँ तक है आपकी? 89 से 102, 58 से 71, 57 से 70 या फिर 90 से 103। तो ये आपके कहाँ पर होते हैं? आवर्त सारणी में 90 से 103 के बीच होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, आवर्त सारणी के आवर्त 7 में एक्टिनियम से आगे 14 तत्व 90 से 103 को एक्टिनॉइड तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत F ब्लॉक ऑर्बिटल वाले तत्व आते हैं। इन्हें आवर्त सारणी से बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा जाता है। जो नीचे आपके होते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, वस्तु का आमाप बदलना या फिर नए पदार्थ की उत्पत्ति। तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन पर क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? जिसमें नए पदार्थ की आपकी उत्पत्ति होती है। इनको आप वापस से प्राप्त नहीं कर सकते। और जो आपके भौतिक परिवर्तन हैं उनको आप वापस से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे अगर आप देखें, रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें एक या फिर एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या फिर एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, जिसमें अणु मूल पदार्थ से भिन्न होता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है और इसे आसानी से पूर्ववत नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही का बनना और लकड़ी का जलना। अगर आप दूध से दही बना देंगे तो वापस दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। अगर आप लकड़ी को जला देंगे तो राख से वापस लकड़ी आप नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं हम? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल आप समझ लें, पानी से बर्फ बनाना। पानी से अगर आप बर्फ बनाते हैं तो वापस से आप बर्फ से पानी भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जिनको हम वापस से प्राप्त कर सकें। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक विद्युत केतली में पानी खाली स्थान द्वारा गर्म होता है
चालन, संवहन, विकिरण या फिर इसके अणुओं की गति। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? संवहन, बी वाला। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखेंगे। एक विद्युत केतली में पानी संवहन द्वारा गर्म होता है। यह तरल पदार्थ जैसे पानी की द्रव्यमान गति द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। जब गर्म किया तरल पदार्थ स्रोत से दूर जाने के कारण बनता है और उसके साथ ऊर्जा ले जाता है। चालन आपका क्या है? किसी तत्व के पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया है। विकिरण आपका क्या होता है? गतिमान और परमाणु कणों या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा के उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, संकुचन प्रभाव या फिर ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत के द्वारा कौन सा प्रभाव आपका नहीं होता है? संकुचन प्रभाव आपका नहीं होता है। यहाँ पर कुछ और जानकारी आप ध्यान रखें। विद्युत धारा के मुख्य प्रभाव आपके क्या हैं? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव होते हैं। संकुचन प्रभाव सीधे विद्युत धारा का प्रभाव नहीं है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके आज के टॉप इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन। इनसे कई सारे क्वेश्चन और आपके बन सकते हैं जो यहाँ पर डिटेल में आपको सॉल्यूशन दिए गए हैं। उससे भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जितना भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग भी अपने स्तर की तैयारी करते रहें। सिर्फ प्रैक्टिस सेट देखने से काम नहीं चलेगा, आपको थ्योरी भी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आप प्रैक्टिस करें जिससे आपको और अच्छे तरीके से उसका अभ्यास हो सके और आसानी से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। और टेस्ट सीरीज भी आपकी उसी हिसाब से बनाई गई है कि आप और अच्छे तरीके से बेहतर प्रैक्टिस कर सकें और अपना नॉलेज आप चेक कर सकें कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। क्या 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते? लगातार 2 घंटे आप बैठ पाते या नहीं बैठ पाते? इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग टेस्ट सीरीज से जाकर कर सकते हैं। क्योंकि लंबे समय तक अगर आप लोग टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आपकी हैबिट नहीं होती है, तो उससे भी तैयारी होने के बाद भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर आपके कम होते हैं। 1 नंबर की कीमत आपकी क्या होती है? वर्ग 3 के पिछले रिजल्टों से जाकर आप देख सकते हैं या फिर सभी एग्जाम के रिजल्ट आप देख सकते हैं। पॉइंटों में अभ्यर्थी जॉब लेने से बाहर हो जाते हैं, तो 1 नंबर तो बड़ी बात होती है। तो चलिए आगे अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।